Namaste, Salam. Welcome to Baaton Baaton mein with Sapna Vyas. Get ready to meet Mubin Saudagar. He is master of more than 150 voices. We have seen him act, we have seen him in comedy, and now we will meet him in person, being honest, bubbly, chirpy self. So let's get to it. Hey Mubin, welcome to Baaton Baaton mein with Sapna Vyas. थैंक यू सपना, मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपका ये शो देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें करती हैं आप, बहुत अच्छे सवाल पूछती हैं और बहुत मुद्दे के सवाल पूछती हैं। थैंक यू सो मच। मुझे फ्रैंकली आप पहले हैं जिन्होंने आके तुरंत मेरी तारीफ की है, विच आई लव टू हियर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं पूरी दुनिया से खुल के कह सकता हूँ कि मैं आज जागते हुए सपना देख रहा हूँ। थैंक यू। Can you describe the celebrity impression you first time attempted and how you started it? ये बहुत मैं छोटा था, मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल 6-7 साल का होऊंगा अंदाज़न। हमारे एक जो बच्चों की कराटे क्लास होती है तो उसमें हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे एक एक्टिविटी होती थी जहाँ पे अलग अलग लोग कुछ परफॉर्म कर रहे होते थे। एक नंदू शंभू नाम के 2 लोग थे, वो कुछ अजीब सी बात करते थे, और भाई नंदू कैसे हो, हाँ भाई शंभू अच्छा हूँ। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता था, लोग तालियां बजाते थे। तो मुझे लगा यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोग तालियां बजाते हैं तो सबको मज़ा आता है। तो उस टाइम से तो मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे टीवी पर ब्लैक एंड वाइट फिल्में आती थी, ओम प्रकाश साहब की फिल्में आती थी। तो फर्स्ट वॉइस जो मैंने शुरू किया था मिमिक करना, ओम प्रकाश साहब की। आप सोचिए, मैं मेरे ख्याल 8-9 साल का होऊंगा। अब उस एज में कौन किसकी मिमिक्री कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं परफेक्ट मिमिक्री कर रहा हूँ। और मैं करता क्या था, डायलॉग बोलता नहीं था। तो वहां से शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके फिर डायलॉग आ गए, और फिर ओम प्रकाश साहब के बाद शत्रुघ्न सिन्हा, और फिर धीरे धीरे करके आवाजें बढ़ती गई। What's the most challenging impression you have ever attempted and how did you master it? दिल वाले मूवी आई थी, अजय देवगन और सुनील शेट्टी साहब के डायलॉग था, हालांकि उसमें आपका नाम भी है। तो वो मैंने ट्राई किया था। मोनो कैसेट्स आते थे, आपको याद होगा, उसमें गानों के साथ में डायलॉग भी चलते थे। तो सुनील शेट्टी साहब का डायलॉग आता था, तो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसीलिए हर किसी की आवाज़ तुझे सपना की आवाज़ लगती है। तो अजय देवगन साहब साइड म्यूजिक के साथ में उनका डायलॉग आता है, सपना मेरी अपनी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। तो ये मुझे पकड़ने में काफ़ी टाइम लगा। पर मैंने देखा है कि बहुत अच्छी मूवीज में सपना नाम बिना कॉपीराइट के यूज किया जाता है। आपको क्लेम करना चाहिए। डू यू सी AI एज अ चैलेंज? मुझे लगता है चैलेंज तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। इससे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ईजी हो गई हैं। लेकिन जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, जैसे मतलब अब वो, हालांकि मैंने यूज़ किया AI और मैंने चेक किया कि AI मिमिक तो कर सकता है, लेकिन वो टाइमिंग, वो क्रिएटिविटी जो एक जिंदा इंसान ला सकता है, वो शायद AI को टाइम लगे। भावनाओं को नहीं समझता। हाँ, भावनाओं को नहीं समझता। करेक्ट। आप इतना अच्छा मिमिक्री करते हैं, कभी किसी एक्टर के लिए डबिंग किया है उनकी ही आवाज़ में? किया है, और चलो बता देता हूँ ऑन कैमरा। एक बार क्या हुआ था, मैं नया था इंडस्ट्री में, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि बिना NOC के आप किसी की डबिंग नहीं कर सकते। तो मुझे कॉल आया कि इरफान खान की डबिंग करनी है, और मतलब मैं बड़ा खुश हो गया, यार क्या बात है, इरफान खान की डबिंग करेंगे। तो मैंने जाके कर दिया फिल्म। अब इरफान भाई के जो कज़िन है वो मेरे दोस्त हैं, तो उनसे इससे एक दिन बातों में बात निकली। तो उनको मैंने कहा, भाई इरफान भाई की तो मैंने डब की एक फिल्म। तो कौन सी? मतलब तीसरी मंजिल 302 समथिंग ऐसा कुछ नाम था उसका। तो बोले यार वेरी गुड, बोले एक इंटरव्यू है, इरफान भाई की आवाज़ में करना है, तो तुम चले जाओ, इरफान भाई बिजी हैं। तो उस बात पे ये बात निकली थी। तो मैं बोला ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वो बात इरफान भाई से शेयर की, तो मेरे पास फ़ोन आ गया, मुबिन कौन सी फिल्म थी वो? मैं बोला भाई नाम तो पता नहीं मुझे, मतलब मैंने कुछ सीन डब किए हैं। तो बोले देखो तुमने कर दिया ठीक है, लेकिन अगली बार करोगे तो एक बार मुझसे पूछ लेना फ़ोन करके। मैं बोला ठीक है। तब मुझे पता चला कि NOC लेनी होती है, क्योंकि बहुत नया था मैं उस टाइम पे इंडस्ट्री में। लेकिन वो किया, और इरफान भाई ने जब शायद देखा होगा तो उन्होंने तारीफ भी की। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है तुम करना, मैं अगर कहीं बिजी रहूँगा तो तुम्हें भेजूंगा, लेकिन एक बार मुझसे बात कर लेना। तो वो था जिसमें मैंने कि इरफान खान साहब की डब किया, और भी कई लोगों का किया है।
तो दिस रिमाइंड्स मी कि स्कूल में या कॉलेज में किसी दोस्त कोई ना घर से झूठ बोल के कहीं चले गए हो, उनको बचाना, उनकी गर्लफ्रेंड वो किसी और के साथ हैंग आउट कर रहे और उनकी गर्लफ्रेंड उन पे क्रॉस चेक करना चाह रही है, तो क्या उनको बचाया ऐसे वॉइस चेंज वेंज करके? बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने लोगों को लड़कियां पटा के दी हैं। पटा के दिया, वाह, सोशल सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता था कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, भाई मेरी गर्लफ्रेंड है यार, उससे अक्षय कुमार की आवाज़ में बात कर लो कि वो कि अक्षय कुमार से मेरी दोस्ती में इम्प्रेस करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, आज भी होता है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं कंट्रोल करता हूँ कि नहीं, भावना में नहीं बहना चाहिए, एक तरह से गलती है। हाँ, तो अभी मेरे उसूल, मेरे आदर्श अब वैसे हो गए। तो हैव यू एवर अर्न पॉकेट मनी फ्रॉम दिस कि भाई फ्रेंड ने बोल दिया कि ये कर ले, तेरे को मैं मूवी दिखा दूंगा या ये कर दूंगा? नहीं, वैसा तो सोशल सर्विस की है बस। अच्छा। Share a memorable encounter with a fan who's had a significant impact on your career. जो फैन को आप मिले और उनसे आपको लगा कि यार इतना अच्छा फील करते मेरे बारे में, and then it changed some thought in you. बहुत ऐसे काफ़ी लोग मिले हैं, लेकिन एक मुझे अलीगढ़ में, मुझे याद है अलीगढ़ में मेरा इवेंट था, मैं वहाँ गया तो मुझे अपने बारे में जितना नहीं पता था, एक बंदा मुझे वैसा मिला जिसने जो होते हैं ना क्रिएटिव टीम में जो होते हैं वहाँ के इवेंट की टीम में, उस बंदे को मेरे बारे में इतना ज़्यादा मालूम था, मेरे ऐसे ऐसे शोज़ के नाम उसने बताए, ऐसे ऐसे पंच मुझे याद दिलाए जो मैं भूल चुका था। बोला क्या बात है यार, ये कमाया है ज़िंदगी में। तो दिल बड़ा खुश हुआ और लगा कि नहीं, और मेहनत करनी चाहिए। What projects or aspirations do you have for your future career? अभी जैसे AI बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तो मैं कुछ क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हद तक किया भी है, अभी रिवील नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है कि जब ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो कुछ अलग चीज़ निकल के आएगी, तो उसी की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द रिवील भी करूँगा वो। Right, we'll wait. A moment when you had to perform an impression spontaneously and it turned out to be a hit with the audience. अक्सर लाइव शोज़ में ये होता है कि मैं कई बार क्या होता है, हम लोग जब कॉमेडियन कहीं परफॉर्म करने जाते हैं लाइव शोज़ में, तो कई तरह की ऑडियंस होती है। पहले जैसे मैं जब छोटे इवेंट करता था, नया नया आया था, तो कॉकटेल पार्टी के इवेंट होते थे जिसमें लोगों के हाथ में ड्रिंक होती है, वो अपना ड्रिंक कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, एक दो बंदे होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं, तो हमारी मेन ऑडियंस वही होती है, तो हम उसको देखकर परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कई बार ये होता है कि यार अब क्या करें, जहाँ ज़्यादा ऑडियंस है तो हम लोग अपनी मर्जी से तो जो आइटम सुनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है लाइव में जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको ऑडियंस के साथ खेलना चाहिए। तो मैंने एक बार ऐसा हुआ और उसके बाद फिर ये चीज़ें चेंज कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, नॉन स्टॉप जो 80 वॉइस वाला मेरा आइटम है वो तो करता ही हूँ, उसके साथ में मैं ऑडियंस से इंटरेक्ट करता हूँ कि आप बताओ आपको किसकी आवाज़ सुननी है। और मोस्टली ये होता है कि बहुत कम ऐसी आवाज़ें होती हैं जो लोग बोलें और मैं ना कर सकूँ, तो वो अच्छा लगता है। So how, I mean, obviously it is so difficult to transition from one voice to the next. तो आप इतना easily, I know it's years and years of practice and your love, and एक चीज़ मैंने आप जब से आए हो तब से नोटिस किया that you are very positive, you have a childlike quality in you कि you're bubbly, positive. तो I think your nature also helps you. Do you think कि because of that कि आप सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ absorb करते रहते हैं, तो वो transition करने में help करता है? राइट। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ये नहीं सोचता कि कोई छोटा है या बड़ा है, जिससे जो सीखने को मिले, और मुझे लगता है वो हर किसी को करना चाहिए, ज़िंदगी में बहुत काम आता है। क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से हूँ, बहुत छोटा, मतलब शहर भी नहीं बोलते हैं उसको, गाँव बोलते हैं, मध्य प्रदेश में चांदा मेटा कर एक जगह, शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे नाम, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ से मैं हूँ, टोटल कोयले की खदानें हैं वहाँ पर, जो आजकल अभी अक्षय कुमार साहब की फिल्म भी आई है, तो अंडरग्राउंड जो खदानें होती हैं, सेम वही है। मैं भी कई बार खदानों के अंदर गया हूँ, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ पे मैं छोटे मोटे, जैसे मुंबई से कोई आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म करने गया, किसी बड़े नेता का बर्थडे है या कुछ इस तरह का फंक्शन है, तो मेरा टारगेट ये होता था कि ये आर्टिस्ट आया ना मुंबई से, इसने 20 आवाज़ें निकाली, मैं 30 निकालूंगा। वो बचपना था कि मतलब कंपटीशन वाली भावना थी, तो मैं 30 निकालूंगा। किसी ने आके 40 वॉइसेस किए तो मैं 50 निकालूंगा। तो वो कंपटीशन बचपन का बढ़ते 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 कब वो मोर देन 150 हो गया, वो मुझे भी नहीं पता चला। और प्रोफेशनली तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब करूँगा। शौकिया तौर पर करता था, क्योंकि लोगों को हंसाने में मज़ा आता है, लोगों को खुशियाँ देने में मज़ा आता है, अच्छा फील होता है अंदर से। तो मैं उस लिहाज से करता गया। प्रोफेशनली कभी सोचा नहीं था। और फिर लोगों ने जिद की जब लाफ्टर चैलेंज आया कि यार ये मुंबई जाओ, लाफ्टर चैनल में जाओ। लाफ्टर चैलेंज भी नहीं बोलते थे वहाँ पे, लाफ्टर चैनल में जाओ।
तो अब मैं बोला ये क्या है लाफ्टर इंजन, तो मैंने देखा तो मैं यार ये तो अच्छा शो है। तो जो कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे एहसान कुरैशी, उनके साथ मैं वहाँ भी परफॉर्म कर चुका था, वो भी एमपी के हैं। तो मैंने देखा यार ये जब परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैं मुंबई आया, फिर यहाँ से जो स्ट्रगल चालू हुआ है तो इसने तो टोटली चेंज कर दिया मुझे। तो अगर आप इसको प्रोफेशनली नहीं देख रहे थे एज अ करियर कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बनूं या फिर आगे टेलीविजन पे दिखूंगा, तो फिर क्या होता आपका प्रोफेशन? एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था इस बारे में कि मैं क्या करूंगा लाइफ में। बस मेरा टारगेट ये था कि बहुत सारा पैसा कमाना है। मेन ये था। अब वो कैसे कमाना है ये आइडिया नहीं था कुछ भी, लेकिन ये था कि पैसा कमाना है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जब मैं मुंबई आया भी था तो मैं ये सोच कर आया था कि यार कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा अगर इंडस्ट्री में काम मिलता है तो। हालांकि मुझे मिमिक्री कहते हैं ये भी नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ। इस जगह से हूँ मैं बोलता था मैं आवाज़ें निकाल रहा हूँ, इस चीज़ को मिमिक्री बोलते हैं ये भी नहीं पता था मुझे। जब मैं आया था तो मेरा तलफ़्फ़ुज़ अरे तो उधर गए थे तो पैसे मांग रहे थे, इस तरह से मैं बोलता था वहाँ का, क्योंकि टोन यही है। तो यहाँ आकर फिर मैंने डब करना शुरू किया। तो डब में जब आप फुल बैक सुनते हो तो आपको अपनी गलतियाँ ज़्यादा सुनाई देती हैं। तो धीरे धीरे करके मेरा सा शा जा जा ये सारा एक एक चीज़ पे काम हुआ और धीरे धीरे करके ठीक हो गया। अभी भी कई बार निकल जाता है फ्लो में। I'm sure you must have performed an impression of a celebrity in front of them. What was their reaction? बहुत कई लोग बुरा मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जैसे और कई बार हम भी कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं। कॉमेडियट बचाओ आपको पता है कैसा शो था, रोस्ट वाला शो था। वो शो का फॉर्मेट ही ये था कि हम लोग उसमें लोग जो भी आते थे उनकी टांग खिंचाई करते थे या उनके साथ OTT मजाक करते थे। तो उस शो में कई लोगों ने बुरा माना और कई लोगों ने अप्रिशिएट किया। जब लोगों ने बुरा माना है, जैसे कॉमेडियट बचाओ में आप देख लो, मैं गुलशन ग्रोवर बना हुआ था और गुलशन ग्रोवर बन के मैं गुलशन ग्रोवर साहब के सामने उनकी मिमिक्री कर रहा था और उन्होंने कंटेंट बहुत अच्छा दिया। वो तकिया लेके ऐसा खड़े थे और हंस नहीं रहे थे, बैठे हुए थे और हंस नहीं रहे थे। और मैं गुलशन ग्रोवर बन के आया, गुल्लू नाम है मेरा, बैडमैन ये वो। तो उन्होंने मुझे तकिया फेंक के मार दिया। तो तुरंत में तो मैं डर गया, मेरी पार्टनर अनीता वो भी डर गई। फिर मुझे लगा कि नहीं चीज़ को संभालना पड़ेगा। लाइव शो का जो एक्सपीरियंस था वो काम आया ना। मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि आज मैं गुलशन ग्रोवर बना हुआ हूँ, क्या बोल रहे हो बोलो। तो वैसे करके चीज़ों को संभाल लिया। अन्नू मलिक साहब के साथ ऐसा हुआ था। तो वो कुछ रोस्ट वाला पंच था उनकी शायरी पर कि अरे अन्नू मलिक साहब तो कमाल है मतलब अन्नू मलिक साहब का जैसे ही पता चला ना कि शो में आ रहे हैं तो बाहर लोगों की भीड़ लग गई, अरे अन्नू मलिक आए। तो इतने ज़्यादा फैन फॉलोइंग, नहीं लोग बोलने लगा अरे भाई शायरी सुनाएगा, चलो। तो वो शो का फॉर्मेट ये था। हालांकि मैं अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत इज्जत से लोगों से बात करता हूँ। लेकिन वो शो का फॉर्मेट ऐसा था तो कई बड़े बड़े पंगे लेने पड़े। राइट। सो आप हंसते हंसते जज नहीं करते हो, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? Your experience of participating in comedy competitions and how they helped your career? कॉमेडी कंपटीशन पहले ना बड़ा हेल्दी सा कंपटीशन होता था, जैसे कॉमेडी सर्कस हुआ। तो उसमें ये होता था कि आपने परफॉर्म किया, आपको 8 नंबर मिले, 10 नंबर मिले, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो बड़ा हेल्दी सा कंपटीशन होता था। और अब जो है इंडस्ट्री, मुझे लगता है वो चीज़ बची नहीं है। अब एक तरफा चीज़ें हो रही हैं। तो और नए टैलेंट आप देखेंगे शायद, मुझे लगता है कि एज न्यू टैलेंट मैं और सिद्धार्थ ही लास्ट आए थे। उसके बाद मुझे लगता है पता नहीं क्यों नए लोग आ नहीं रहे हैं या उस तरह के शो नहीं बन रहे हैं या फिर उनको मौका नहीं दे रहे हैं, क्या रीज़न है। तो कंपटीशन तो है। तो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया पे आज सब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, तो भले ऐसे कंपटीशन नहीं हो रहे हैं पर मे बी ऑन सोशल मीडिया अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो देयर इज अ चांस कि आप नोटिस हो जाओगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ मिली है। बहुत ये मुझे लगता है कि आज हम देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों से जहाँ मतलब लोग सोच भी नहीं सकते कि यार ये वहाँ से आएगा, तो लोग वहाँ से अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और उनको यहाँ के इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वो लोग उनकी वीडियोस को शेयर करते हैं, वो लोग नोटिस में आ रहे हैं, नज़र में आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। When celebrities like Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Akshay Kumar and many more have praised you, how do you feel? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शाहरुख खान साहब को तो मतलब पूरी दुनिया प्यार करती है और उनका ऑरा जो है कमाल है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे। हालांकि देखा जाए तो अभी तक फिल्में उनके साथ नहीं की है, कॉमेडी शोज़ ही ज़्यादा किए हैं।
लेकिन कमाल है, उनको जितने बार देखो उतने बार सीखने का मौका मिलता है। हर कोई मतलब जो भी इतने ऊपर है वो ऐसे ही नहीं, मुझे लगता है उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उस चीज़ को वो मेंटेन भी करते हैं कि जब वो सेट पर आते हैं तो उनकी जो एनर्जी दिखती कि यार बताओ ये इंसान इतना बड़ा होने के बाद भी कितना हम्बल है, कितना प्यार से लोगों से मिल रहा है। कमाल है मतलब। You have mimicked more than 150 prominent actors. Is it correct and how did you master it? मैंने कई बार लिखने की कोशिश की है कि मैं किस किस की वॉइस करता हूँ। तो कई बार क्या होता है आपको एक दिन में सारी आवाज़ें याद नहीं आती। तो मैं अक्सर कभी 140 तक पहुँचा हूँ लिखते लिखते, कई बार 150 तक पहुँचा हूँ। उसके बाद भी कई नाम याद है, अरे यार ये नाम तो लिस्ट में लिखा नहीं है मैंने। तो मुझे लगता है 150 से ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है उससे, क्योंकि 150 तक मैंने लिखा है। उसके बाद भी कुछ नाम याद आते हैं, अच्छा राजेश विवेक वो लगान वाले बाबा रह गए, अच्छा दिनेश हिंगू रह गए। तो वैसे कर करके और भी ज़्यादा होंगे जो सिर्फ मतलब सेलिब्रिटी है, बाकी चरिंदे परिंदे और ये सब वो अलग है। What role has Mr. Johnny Lever played in your career? बहुत बड़ा रोल है। मुंबई में लोगों को सालों लग जाते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है। मेरे साथ ये हुआ कि जॉनी, मैं जब आया था मैंने आपको बताया कि मुझे ये नहीं पता था कि ऑडिशन कहते हैं या मिमिक्री को मिमिक्री कहते हैं। मैं आवाज़ निकालना कहता था और ऑडिशन को इंटरव्यू कहता था। तो मैं जब मुंबई आया, मुंबई में मेरा दूसरा दिन था, तो मेरे एक अंकल लगते हैं जो राइटर थे उस शो के, जॉनी अलर एक शो था। तो मैंने उनको कॉल किया, मैं बोला मैं इधर आया हूँ लाफ्टर चैलेंज के लिए, मेरा इंटरव्यू करवा दो उसमें। बोले क्या करता है तू? मैं बोला मैं आवाज़ें निकालता हूँ। तो बोले एक काम कर, आजा, गोरेगांव में सेट लगा हुआ था आराम स्टूडियो में जॉनी अलर का। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने जॉनी भाई से मिलवाया, ये भतीजा है गाँव से आया है। तो वो जॉनी भाई को जानी बोलते थे, यानी भतीजा है गाँव से आया है, तो एक बार सुन ले इसको कैसा है। अच्छा, क्या करते हो? मतलब आवाज़ निकालते हो। आवाज़ निकालते हो, वेरी गुड। किसकी आवाज़ निकालते हो? मतलब हीरो लुक की। हीरो लुक की, विलेन लुक की नहीं, मतलब उनकी भी निकालता हूँ। तो अच्छा सुनाओ। तो कुछ आवाज़ें मैंने उनको सुनाई, यार वेरी गुड यार, क्या बात है दादा। प्रोडक्शन से उसी वक्त उन्होंने किसी को बुलाया, एक काम करो इनका कॉस्ट्यूम दो और इनका मेकअप करो और ये अभी हमारे साथ शूट करेंगे। उन्होंने पूछा था पहले आपने कुछ आइटम वगैरह तैयार किए। तो एक कंपटीशन हुआ था एमपी में ही, तो उसके कुछ आइटम मेरे पास रेडी थे जो मैंने खुद लिखा था। तो मैंने वो आइटम सुनाया, तो अच्छा यही परफॉर्म करना। तो फिर मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। मुंबई में दूसरा दिन था, जॉन लीवर के साथ स्टेज पे खड़ा हूँ। तो और मुझे कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे इंडस्ट्री का पता ही नहीं था। मुझे लगा कि ये क्या, इसी के लिए तो आया हूँ मैं, तो इसमें नया क्या है। तो फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई शूट हो गया है, मैं आ रहा हूँ वापस। लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, हमारा शो करोगे? तो बोले क्या शो, लाइव शो करोगे? तो बोले पैसा कितना मिलेगा? 25,000 रुपये एक शो का। तो 25,000 रुपये वो टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। बोला 25,000, एक काम करता हूँ 1 महीना रुक जाता हूँ, 2-3 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, जाके दोस्तों के साथ ऐश करूँगा। ये सोच के मैं रुका। और जब रुक गया, फिर जब यहाँ की आदत हो गई तब स्ट्रगल चालू हुआ। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने वॉइसेस पे पेटेंट करते हैं या मना कर देते हैं कि भाई मेरी वॉइसेस को आप मिमिक मत करो या डोंट डब। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? हाँ, अभी कुछ हो रहा है इस तरह का कि लोग अपनी वॉइस यूज़ करने के लिए मना कर रहे हैं। तो मुझे एक तरह से लगता है कि वो लोग सही भी हैं अपनी जगह पे। सही इसलिए क्योंकि कई लोग उनकी आवाज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस ब्रांड के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, उस ब्रांड के लिए उनकी आवाज़ों को यूज़ कर लेते हैं, वो भी बिना उनकी परमिशन के। और गलत मुझे इसलिए लगता है कि एक एक्टर ने कोई फिल्म की, उसने जाके डायलॉग्स बोले, एक टाइम के बाद वो अपने डायलॉग भी भूल जाता है। ऑडियंस ने फिल्म देखी, एक टाइम के बाद ऑडियंस भी वो डायलॉग भूल जाती है। लेकिन एक मिमिक्री आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कई हज़ारों लाखों लोगों के सामने बार बार उस डायलॉग को बोलता है और उस डायलॉग को जिंदा रखता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ थोड़ी गलत है। और आपने देखा होगा कि जिस एक्टर की मिमिक्री होती है ना, वो ही हिट है। जिसकी कोई स्टाइल नहीं है वो हिट नहीं है। तो थोड़ा गलत भी है, लेकिन इसका लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो भी अपनी जगह पे सही है जो ये कर रहे हैं। राइट। अभी जैसे इसमें इसी बात पे से कोई मिमिक्री आर्टिस्ट जाकर कहीं बार बार आवाज़ कर रहा है, तो वो डायलॉग जिंदा है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बच्चन साहब कहीं जाके बोल रहे हैं, नमस्कार भाई साहब, मैं अमिताभ बच्चन, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हो, नाम है शहंशाह। ये किसी मिमिक्री आर्टिस्ट ने बोला होगा। आप एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं और एक आर्टिस्ट भी है, डबिंग आर्टिस्ट, स्पेशली कार्टून डबिंग आर्टिस्ट। तो हाउ डिड यू ट्रांजिशन, ये कैसे शुरुआत की? एक्चुअली मैं पहले साउथ की फिल्मों की डबिंग करता था, सर्वाइव करने के लिए। नया था, मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल है मैंने अब तक 500 से ज़्यादा फिल्में डब की हैं साउथ की। Wow. हिंदी में जो डब होती हैं और भी अलग अलग।
तो मैं वो करता था, लेकिन फिर मैं जब टीवी पे आ गया, टीवी पे थोड़ा नाम हो गया, तो मैंने डबिंग बंद कर दी। फिर मेरे पास एक दिन फ़ोन आया एनिमेशन के डब के लिए, तो मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी वाइफ ने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने बोली कि देखो कार्टून है, ये कर लो, हमारे बच्चे हमारा कार्टून देखेंगे। तो मेरे को बात बहुत अच्छी लगी कि यार सही बात है, मेरे बच्चे मेरा कार्टून देख के बड़े होंगे। तो फिर मैंने हाँ बोला, और हनी बनी जो शो है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हिट शो हो जाएगा। आज एक जनरेशन वो शो देखकर बड़ी हो रही है, तो अपने आप में अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है। हालांकि मेरे बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे कार्टून में उनका अपना एक अपने उनके कार्टून है, वो देखते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। तो मैंने बच्चों के लिए किया था, और वो चीज़ आज इतनी बड़ी हो गई, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आज देखा जाए तो कॉमेडी शो आप देख रहे हैं, कोई भी बन नहीं रहे अभी, कॉमेडी शो कोई है नहीं इंडस्ट्री में, लेकिन एनिमेशन इंडस्ट्री अच्छी खासी है, और वो मुझे लगता है बच्चों के लिए कंटेंट बनना कभी बंद नहीं होंगे। तो वो चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। राइट, सो थैंक यू सो मच। आप बहुत ही ऑनेस्ट रहे अब तक। यू हैव बीन ऑनेस्ट, पॉजिटिव एंड वेरी प्रॉम्प्ट। अभी देखते हैं आप और कितने प्रॉम्प्ट हो सकते हैं इन द रैपिड फायर राउंड। अच्छा, ओके। वन कॉमेडियन यू थिंक शुड रिटायर। बुरा मान जाएंगे। तो वही तो कंटेंट चाहिए हमें। अब मुझे लगता है मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ओह, सेफ। टीवी इंडस्ट्री के कॉमेडियन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब मुझे लगता है कि ठीक है, चल रहा है, चलने दो जैसा चल रहा है, लेकिन कुछ चेंजेस होने चाहिए। क्या होता है आजकल ना, कोई जैसे किसी ने गाना लिखा, बहुत बारीक बात है, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन कहना ज़रूरी है। जैसे कोई गाना लिखता है, तो वो गाने का राइट उस राइटर का होता है। किसी ने गाना कंपोज किया तो वो राइट उसका होता है। लेकिन कॉमेडी में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ वो कोई भी चिपका देगा। बड़े बड़े शोज में चल रहे हैं, लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो मेरे हिट कैरेक्टर हैं। अभी मैंने कोई शो किया, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3 महीने का कूल ऑफ पीरियड होता है कि आप 3 महीने तक कोई अगला शो नहीं कर सकते हैं। तो वो जो 3 महीने का टाइम होता है ना, तो इस शो में जो मैंने कैरेक्टर किया है वो कोई दूसरा अगले शो में चिपका डालता है। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए कि आप किसी का लिखा हुआ या किसी का परफॉर्म किया हुआ कैरेक्टर नहीं, क्योंकि वाकई में बहुत मेहनत लगती है। कोई कैरेक्टर आप बनाते हो, जेन्युइनली मेहनत लगती है। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए जी। इंटरनेट फॉर यू एंड योर कंटेंट इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स? नहीं, ब्लेसिंग्स ही कहूँगा मैं, बिल्कुल। क्योंकि लोगों तक अभी टीवी क्या होता है, हर किसी के पास नहीं है टीवी, लेकिन मोबाइल हर किसी के पास है। तो कई अभी मेरे पुरानी चीज़ें अभी वायरल हो रही हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ तो बहुत अच्छी, जो उस वक्त लोगों ने नहीं देख पाए किसी रीज़न से। कई बार ये होता है IPL चल रहा है, तो कोई अच्छा शो होने के बावजूद भी TRP अच्छी नहीं थी, वो शो बंद हो गया। कई बार ये होता है कि सेम टाइम पे किसी दूसरे का कोई और उससे अच्छा शो आ रहा है, तो लोगों ने नहीं देख पाया। लेकिन अब ये सोशल मीडिया ऐसा है, इंटरनेट ऐसा है, जिसके ज़रिए आदमी कहीं भी पुराने कंटेंट भी देख सकता है, और कई चीज़ें इसीलिए अभी लोगों की पुरानी वायरल हो रही हैं। तो ये अच्छा है। प्लेजरिज्म डिटेक्शन डिवाइस आपके पास होता तो आप सबसे पहले किस पे टेस्ट करते? सॉरी, अगर ऐसी डिवाइस हो जाए कि जो आपने बोला ना, चिपका देते कॉपी पेस्ट, तो ऐसे कॉपी पेस्ट पकड़ने की कोई डिवाइस मिल जाए आपके पास, तो आप सबसे पहले किस पे टेस्ट करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा कॉपी कर रहा है? मेरी कुछ दोस्त हैं, अभी किसका नाम लूँ मेरी दोस्त हैं, वो चिपका देते हैं और बेशर्मी से चिपकाते हैं। तो इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है, तो मुझे भी बोलने में कोई अफसोस नहीं है। वो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि आई एम अप्रिशिएटिंग यू, तो मैं इसलिए इंस्पायर होके पर वो अप्रिसिएशन करे तो फोन करके कर लो, कॉपी हाँ, फोन करके नहीं, मतलब वो करने के बाद बोलते भाई मैंने कर दिया है, थोड़ा देख लेना यार। Doing comedy is a hard task. What do you do to if an audience didn't laugh? हालांकि ऐसा तो हुआ नहीं है कभी। कि बहुत पहले होता था, जब कॉकटेल पार्टी के इवेंट मैंने आपको बताया कि लोग अपने में कई बार तो ये होता है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, सामने वाला ग्लास लेके आपके सामने खड़ा हो जाता है एकदम यहाँ पे। अब आप परफॉर्म कर रहे हैं कि उसको देखें, ये बड़ा अजीब होता है। कई बार ये होता है, तो फिर उसमें से ना, जब अगर 60 लोगों का भी इवेंट है या 100 लोगों का भी है, तो उसमें 1-2 बंदे तो समझदार मिल ही जाते हैं। तो मेन ऑडियंस हमारी फिर वो हो जाती है, तो सारा एक्ट हम फिर उसको देख के करते हैं। राइट। क्लीन कॉमेडी और कंटेंट कॉमेडी, व्हाट हैज़ अ ब्राइटर फ्यूचर? क्लीन कॉमेडी का फ्यूचर ब्राइटर है, या जो सिर्फ इंटरनेट कॉमेडी जिसे हम बोलते हैं
जहाँ पे you have the liberty to do whatever you feel like, तो which has a bright future? फ्यूचर तो मुझे लगता है कि क्लीन कॉमेडी का हमेशा ही रहेगा, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें या कहीं की भी बात करें, क्योंकि एक दायरा होता है, लोगों के एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट होती है। फैमिली के साथ आप खराब कंटेंट जो है वो नहीं देख सकते हो। एक क्लीन कॉमेडी वाला कंटेंट ऐसे हेल्दी कॉमेडी है, वो आप फैमिली में किसी के साथ भी देख सकते हो। तो मुझे लगता है फ्यूचर क्लीन कॉमेडी का हमेशा अच्छा रहेगा। जी। योर इक्वेशन विद योर राइवल्स? कुछ नहीं है, कोई राइवल नहीं है मेरा अपना एक नज़रिया है, मेरा अपना एक काम करने का तरीका है, और मुझे लगता है कि ना मेरा कोई कंपटीशन है और ना कोई मुझे compete कर सकता है, ना मुझे किसी को compete करना है। So true. Your favorite comedian from the past? From the past अभी भी हैं, जॉनी लीवर साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, महमूद साहब, उनको बहुत पसंद करता हूँ, ये दो को मैं मानता हूँ। Film comedy or live comedy, which you like better? लाइव कॉमेडी। इंस्टेंट फीडबैक, इंस्टेंट रिएक्शन। हाँ, और फिर मतलब फिल्म में ना कई बार मुझे लगता है फिल्म के सीन बड़े अच्छे होते हैं, बहुत स्क्रिप्टेड होते हैं, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन जब आप लाइव में कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं और स्पॉन्टेनियस कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपका ना अंदर से दिल बड़ा खुश होता है, यार क्या कर दिया मैंने, वाह, अपने ऊपर प्यार आता है। फैन मोमेंट फॉर योरसेल्फ। यस, अपने ऊपर प्यार आता है। रील्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मैं बनाना चाहता हूँ जेन्युइनली, लेकिन मैं ना बना नहीं पाता हूँ। रील्स मुझे पसंद आते हैं, कई लोग इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं रील्स में, कई कुछ अजीब सा भी कंटेंट होता है, लेकिन ये चीज़ ना बड़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि आप 3 सेकंड में डिसाइड कर लेते हो आपको देखना है या नहीं देखना है, तो अच्छी चीज़ है ये लोगों तक टैलेंट पहुँचाने के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी। So, Mubin ji, you know, we do rapid fire तक के questions, but since you are here, you are so talented, तो मैं आपके साथ करना चाहूँगी rapid voices का एक राउंड। अच्छा। So, are you ready for that? बिल्कुल, always। So, मैंने ना लिस्ट बनाई है आपके लिए, देखते हैं आपको टेस्ट करते हैं ज़रा, ठीक है? So, मैं जैसे नाम लूँगी, आपको नॉन स्टॉप बोलना है voices, ठीक है? ठीक है। So, let's begin. Ready? यस। अजय देवगन। याके ये चेहरा ये दूर, सपना मेरी अपनी, अभी तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, भाग जाओगा मैं यहाँ से, आता बची सटकली। सैफ अली खान। वाह, अरे यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सपना के साथ बैठकर बातों बातों में बातें कर रहा हूँ मैं। वाह। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माँ कसम, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा मैं। ए फगोनिया तेरे से बहुत प्यार करते हैं रे फगोनिया। पंकज त्रिपाठी। भाई देखिए, सपना जिससे हम बात करने के लिए आए हैं बातों बातों में, और बातों बातों में बात निकल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। पीयूष मिश्रा। ये कहानी है वसेपुर की। वसेपुर में जब जब्बार खान के पास सत्तार खान गया तो उसने उसे मारा और बहुत मारा, फिर रामाधीर यादव वहाँ पहुँचे और रामाधीर यादव ने भी ये कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। फरहान अख्तर। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। शाहिद कपूर। थोड़ा स्टाइल मारा, होल दिया, इतने में दूर होता है क्या, अभी तो हीरो ने एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या। अनिल कपूर। तुम क्या समझती हो मोहिनी कि मैं तुम्हारे प्यार की खातिर इतनी दूर आया हूँ? बेवकूफ लड़की, सौदा किया है तुम्हारे बाप से। जैकी श्रॉफ। बड़ो बड़ा बच्चा है तो, मतलब बड़ा भाई, मतलब देखो बड़े लोग पेड़ उगाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा एक काम करने का, बैगन को लेने का, काटने का, लहसुन डालने का, उसको कंडे में डालने का, पकाने का, खाने का, हेल्दी रहने का। बिड़ू जैकी श्रॉफ तो बोल दिया। ऋतिक रोशन। इज फैंटास्टिक। वो जिस तरह से मुझे देख रही थी उसके एक नजर ही काम कर गई। मुझसे मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। अरे मैं भी जाऊँगा, मोनिटा पीऊँगा, सो जाऊँगा। अमरीश पुरी। ओए लाजो, ये तो अच्छा हुआ, तू शुक्र कर कि तू और तेरी बेटी उस अंग्रेजीपन के चक्कर में नहीं पड़े। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। कादर खान। अबे खरगोश की औलाद, न पी रहा है न पिला रहा है, भोगट में शोर मचा रहा है, जेब में आना नहीं, पेट में दाना नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, ऊपर से सेल्समैन लोग अखरोट खा के पीछे पड़ जाते हैं। ये ले लो ना सर, वो ले लो ना सर। अबे हट। शाहरुख खान। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। संजय दत्त। अरे सर्किट, बोले तो अपने को आज बाबूजी की बहुत याद आ रही है। भाई आपकी याद तो बहुत सॉलिड है भाई, अपने को तो बाबूजी नजर आ रहे हैं भाई। अरशद वारसी। भाई 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 मालूम है क्या भाई, अपन जब भी ट्यूबलाइट ऑन करता ना भाई, अपने बाप का नाम रोशन हो जाता है भाई। सुनील दत्त। देखो बेटे, मेरा बेटा मुन्ना भी गांव से भाग कर आया था,
लेकिन आज वो एमबीबीएस डॉक्टर है। कहो कर दूं तुम्हें इनके हवाले? अगर मैंने तुम्हें इनके हवाले कर दिया तो ये मार मार के तुम्हारा सर फोड़ देंगे। विनोद खन्ना। हाँ हाँ जानता हूँ। तो यहाँ का दादा है तू और इस वर्दी की वजह से चुप बैठा है। ये ले उतार दी वर्दी। राज बब्बर। भाई कमाल है, लोग हमसे कहते हैं कि भाई हम तो नेता बन गए हैं, लेकिन हाँ अब आपको एक बात बताना चाहते हैं। आओ हमारे पास आओ। गुलशन ग्रोवर। ओए बैडमैन, मेरी जवानी के झटके मेरी तरफ फटके तो दूंगा 4 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के। शक्ति कपूर। आओ राधे श्याम तिवारी। अरे राधे श्याम तिवारी, खून खराबे वाले खानदान से ताल्लुक रखता हूं मैं। मेरे बाप की छुरी में खून नहीं लगा, ऐसा कोई दिन नहीं गया। नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए धरा बैठ मेरे पास। ए अब्दुल बीड़ी जरा खुद ही पे, मेरे को पिला, इसको लेके जा कुप्चे में, समझा नहीं समझे तो गोली मार दे। शयाजी शिंदे। हे तुम्हारे पति जिधर काम करते ना उधर का पीने में, तुम्हारा पति आएगा तो बोल देना मैं आया था वसूली। दीपक शिर्के। गुंडा स्वामी नाम है मेरा। मैं अपने दुश्मनों को ऐसे नहीं मारता हूँ, जला जला के मारता हूँ। ये आग की जलन कैसे होती है तेरे को मालूम है ना? परेश रावल। और पक्सल तेरे को कितनी बार बोला मेरे को पीछे से हाथ लगाने का। ये राजू इसको लेके जा, इधर से लेके जा। कुलभूषण खरबंदा। अरे भाई वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। अरे बहू थोड़ा पैरों में मालिश कर दो। अक्षय कुमार। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। असरानी। हाँ चपड़ गंजू, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ ओम प्रकाश। बरखुरदार मारो मारो मार डालो, यही उसूल है दुनिया का। अमीरों का हाथ जोड़ो, गरीबों का सर फोड़ो। अजीत। रॉबर्ट, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। लॉयन जो कि जंगल में सिर्फ एक हुआ करता है। सनी देओल। बाबूजी मैं सुधर गया हूँ, बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ मैं। और काजल ने तो सुधारा मुझे। काजल बताओ बाबूजी को तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तुम चुप क्यों? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। जॉनी लीवर। ओए बावा, ओए चुप कर। मेरा छोटा बेटा राजू बैठता है दुकान के बाजू, खाता है काजू बावा। मेरे छोटे छोटे बच्चे बावा। शत्रुघ्न सिन्हा। अबे खामोश चपड़ गंजू, जली को कहते हैं आग और बुझी को कहते हैं राग। राजेश खन्ना। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, मुझे इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों। मुझे आपसे इतनी मोहब्बत मिली, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं तो जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मेरी नजरों में अब भी वो तस्वीर है। तिवारी जी। तिवारी जी बहुत ही कमाल के एक्टर थे पुरानी फिल्मों में। इनका नाम मुझे अभी भी पता चला, बीरबल जी जो है उन्होंने नाम बताया। अरे लौंडिया चल, सरदार ने तुझे बुलाया है। क्या कहा नहीं चलेगी? अगर तू नहीं चलेगी तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। पुरानी फिल्मों में ये विलन बनते थे अक्सर, बहुत ही कमाल के एक्टर थे। जितेंद्र जी। अरे वाह, समोसे तो बड़े अच्छे बनाए। अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत किया ताकि 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 वो मेरी जायदाद हड़प कर सके। राजेश विवेक। बाज ए फिरंगी अपनी अम्मा को याद कर रहा है। कहाँ गया दू गया भक्ता बबुआ साला। आ फिरंगी आ फिरंगी आ। पंकज कपूर। अना जी मैं मसदी लाल, आप भी कमाल करते हैं सर। मैं इतना छोटा आदमी, आप इतने बड़े आदमी। जी आपने देखा होगा जी, ऑफिस में भटकता रहता हूँ जी। आमिर खान। यार एक्चुअली दिल पे लगना चाहिए। दिल पे लगेगी तभी तो बात बनेगी। सत्य में हो जाते। मुकेश खन्ना। मत रो कुंती मत रो, रोने से अगर भाग्य बदल जाते तो हर कोई रो लेता। मत रो। ओम प्रकाश। ये आवाज 2 बार हो गई। मारो मारो मार डालो। सो ना तो मेरा लिस्ट पे फोकस रह रहा था, ना मेरा हंसी पे कंट्रोल हो रहा था। You made it so difficult for me to focus. Wow. थैंक यू सो मच। Such a talented person you are. Oh my God, to witness this live, trust me, काश ये लिस्ट मेरे हाथ में ना होता और मैं बस सुनती जाती। थैंक यू सपना, थैंक यू वेरी मच। You are so perfect. थैंक यू सो मच। I hope you enjoyed my conversation on Baaton Baaton में with Sapna Vyas, with Mubin Saudagar today. And wow, एक बंदा आया पर अनेक जनों को साथ में लेके आया. He can do more than 150 voices. He comes from maybe a small town, but he has been taken big space in our hearts. And I'm so glad I could talk to him because he is so bubbly, chirpy, joyous, positive, and lot to learn from him. I'll see you in the next episode of
बातों बातों में विद सपना व्यास। Thank you.